राइट भाई जी, अभी पढ़ते हैं आपके साथ प्रोस्टेट। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके, एक तो बीएचपी बिनाइन हाइपरप्लेजिया और कार्सिनोमा प्रोस्टेट। बीएचपी इस वीडियो में पढ़ेंगे, कार्सिनोमा अगले वीडियो में। प्रोस्टेट क्या है? इट इज एन एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्शन। एक्सेसरी मतलब हेल्प करता है, राइट कैसे? इट मेक्स द सीमन अल्कलाइन। आपको याद होगा कि जो वेजाइना है दैट इज इंटेंसली एसिडिक, तो प्रोस्टेट क्या करेगा? सीमन को अल्कलाइन बना देगा ताकि स्पर्म्स वेजाइना के अंदर सरवाइव कर पाए। दूसरा, जब सीमन सिक्रीट होता है तो एकदम जेल के जैसा, लेकिन सर्विक्स के अंदर जाने के लिए उसको पानी जैसा पतला बनना पड़ता है। तो ये लिक्विफेक्शन कौन करेगा? प्रोस्टेट से जुड़े हुए निकले हुए एंजाइम्स, मतलब ये सीमन को लिक्विफाई करने में हेल्प करेगा। आगे देखते हैं, प्रोस्टेट की होती हैं जी 5 लोब। 5 लोब कैसे? प्रोस्टेट अगर हम देखते हैं, जैसे ये रहा प्रोस्टेट भाई जी, इसके बीच में ये रही यूरेथ्रा। एक लोब आगे एंटीरियर, एक लोब पीछे पोस्टीरियर, 2 लोब साइड पे लेटरल। एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल लोब, और एक लोब होती है यूरेथ्रा के आसपास, पेरी यूरेथ्रल लोब। अब ये जो लोब्स हैं ये 3 जोन में बटी है, 3 जोन में बटी है। जरा देखिए, देखो ये सबसे पहले साइड पे ये कौन सी हुई? पेरिफेरल जोन। फिर ये यूरेथ्रा के आसपास, यूरेथ्रा के आसपास इसको हम क्या बुलाते हैं? ट्रांजिशनल जोन, ट्रांजिशनल जोन। तो पेरिफेरल जोन, बाहर वाली जोन प्रोस्टेट की, वहां से क्या निकलता है? प्रोस्टेट का कैंसर, और यहां होती है प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट की इंफेक्शन, प्रोस्टेट की इंफेक्शन। फिर यूरेथ्रा के आसपास वाली लोब, यूरेथ्रा के आसपास वाली जोन, वहां से क्या होता है? बीएचपी, बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट। इन दोनों के बीच वाली जोन सेंट्रल जोन, वहां कुछ खास नहीं होता एक्शन। अच्छा देखिए, ये है मान लीजिए प्रोस्टेट, ये रही यूरेथ्रा। अब इसकी जो पेरिफेरल जोन है वो आगे तो बहुत पतली होती है और पीछे बहुत ही मोटी, ऐसे पीछे बहुत ही मोटी, मतलब एंटीरियरली ये बहुत पतली और पोस्टीरियरली ये बहुत ही मोटी रहती है। इस फोटो में भी दिख जाएगा, देखो एंटीरियरली तो इतनी पतली सी है और पोस्टीरियरली देखिए कितनी ज्यादा मोटी है, कितनी ज्यादा मोटी है, पेरिफेरल जोन। बात करते हैं प्रोस्टेट की कवरिंग की। लो जी, प्रोस्टेट की 2 कवरिंग होती हैं। एक तो होती है ट्रू कैप्सूल, जो ये नीले रंग में दिखाई गई, एक होती है फॉल्स कैप्सूल, बाहर की ओर, राइट। फॉल्स कैप्सूल और ट्रू कैप्सूल के बीच में होती हैं बहुत सारी पतली पतली वेन, हजारों वेन्स। अच्छा, प्रोस्टेट की सर्जरी हम लोग कैसे करते हैं? प्रोस्टेट की सर्जरी करने के लिए यूरेथ्रा के बीच में हमने डाला अपना इंस्ट्रूमेंट, रिसेक्टोस्कोप। अच्छा, वो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? अंदर जाके प्रोस्टेट वाले टिश्यू को छीलना शुरू करेगा। जरा इधर देखिए, ऐसे मान लीजिए हम यूरेथ्रा के अंदर पहुंच गए, ऐसे हमने प्रोस्टेट के टिश्यू को छीलना शुरू किया। लो जी, छीलते छीलते हमने सारा टिश्यू जो बढ़ा हुआ था उसको निकाल लेना है। अब देखो यूरेथ्रा कितनी वाइड हो गई, लेकिन अगर निकालते निकालते हमारा जो ब्लेड है गलती से भी ट्रू कैप्सूल में लग गया, कोई वेन कटेगी और फराटेदार ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, फराटेदार तेज धार ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए प्रोस्टेट की सर्जरी में कभी भी हमें ट्रू कैप्सूल काटना ही नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना वहां पे, ब्लेड भी नहीं लगाना वहां पे। थायराइड की सर्जरी में याद कीजिए, थायराइड की सर्जरी में सिचुएशन उल्टी थी। थायराइड की सर्जरी में क्या है? ये रहा फॉल्स कैप्सूल, ये रहा ट्रू कैप्सूल, वेन्स पड़ी हैं ट्रू कैप्सूल के अंदर। तो अगर हमें थायराइड ग्लैंड अपने मरीज का निकालना है तो साथ के साथ ही निकालना होगा ट्रू कैप्सूल के साथ।
ट्रू कैप्सूल के साथ ही निकालना होगा। अगर मान लीजिए यहां पे अंदर एक ट्यूमर है, मैंने कहा नहीं जी ट्रू कैप्सूल तो छोड़ देंगे बट ये ट्यूमर निकालेंगे, कर लो जी अपने मन की मर्जी। देखो ट्रू कैप्सूल जैसे ही आपने छीला, क्यों छीला? क्योंकि आप अंदर जाके ये ट्यूमर निकालना चाहते थे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने ट्रू कैप्सूल पे कट मारा हल्का सा, अंदर बहुत ब्लीडिंग होने लगेगी। तो आपको करना क्या है, पूरे थायराइड ग्लैंड को एज इट इज निकाल लो, जो भी वेन्स हैं, जो भी ट्यूमर्स हैं, सारा निकाल लो, ट्रू कैप्सूल भी साथ में ही निकाल लो। लेकिन यहां ट्रू कैप्सूल को हाथ नहीं लगना चाहिए आपका। तो थायराइड की सर्जरी में ट्रू कैप्सूल निकालेंगे ही निकालेंगे, प्रोस्टेट की सर्जरी में ट्रू कैप्सूल को हाथ भी नहीं लगाएंगे, राइट। अब पढ़ते हैं बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट। दूसरा नाम क्या है? फाइब्रोमायोएडिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। ये क्या है? प्रोस्टेट ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज है अगर आपके मरीज की एज 70 साल से ज्यादा है। अब इसका कारण क्या है? कारण यह है कि 40 साल की उम्र के बाद आपके पेशेंट की बॉडी में टोटल टेस्टोस्टेरोन तो हो सकता है बढ़े ना बढ़े, फाइन, बट आपके मरीज में जो एक्टिव टेस्टोस्टेरोन है, एक्टिव फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन क्या है जी? डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वो बढ़ जाती है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। टेस्टोस्टेरोन घूमता रहता है इधर उधर, लेकिन उसमें से कुछ ही टेस्टोस्टेरोन एक्टिव हो पाता है। वो क्या नाम है उसका? डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। 40 इयर्स मतलब मेन नॉटी आफ्टर 40, तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए प्रोस्टेट तेज गति से बढ़ना शुरू होता है। फिर और क्या होता है? आपके मरीज में एरोमाटेज हार्मोन जो एड्रीनल एंड्रोजन को कन्वर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन में, उसकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, राइट। देखो मेन कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? 5 अल्फा रिडक्टेज। ये क्या करेगा? बने बनाए टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देगा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव फॉर्म है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव फॉर्म है टेस्टोस्टेरोन की। अब असली खेला शुरू होगा। ये रहा नॉर्मल ब्लैडर, ये रहा नॉर्मल प्रोस्टेट। अब प्रोस्टेट बढ़ना शुरू होगा, तो जी जो लेटरल लोब्स हैं वो बढ़ेंगी साइड की ओर। चाहे जितना मर्जी साइड की ओर बढ़े, थोड़ा सा तो दबाव अंदर की ओर भी आएगा, तो जी यूरेथ्रा नैरो हो जाएगी। लेकिन असली पंगा करती हैं मीडियन लोब, जो कि यूरेथ्रा के आसपास होती हैं, ये ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरिनरी ब्लैडर की शेप आप देखिए, जब ये जो मीडियन लोब आके इसके अंदर धंस गई, अब क्या होगा? यू मतलब यूरिन यूरेथ्रा के साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब मेरी ड्राइंग जरा ऐसी ही है, तो मैं आपको असली फोटो दिखाता हूं। देखो ये तो पहली फोटो क्या है? नॉर्मल बिल्कुल प्रोस्टेट। देखो यूरिन आएगा, फट से बाहर निकल जाएगा, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि मीडियन लोब, यहां देखिए मीडियन लोब ऊपर चली गई ब्लैडर में। अब क्या होगा? ये जो काले काले डॉट्स बने हुए, यहां पे यूरिन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो आपके मरीज में यूरिन की इंफेक्शन होने लगेगी। खड़े पानी में बीमारी फैलती है, वैसे ही खड़े यूरिन में बीमारी फैलनी शुरू हो जाएगी। तो इसका क्लिनिकल फीचर क्या होता है कि ब्लैडर मरीज के मजे लेने लग जाता है, इरिटेशन होगी ब्लैडर की, फ्रीक्वेंसी, ये अर्लीएस्ट क्लिनिकल फीचर होता है। दिन रात मरीज को यूरिन पास करते रहने का मन करेगा, अभी गया था अभी फिर जाएगा, अभी गया अभी फिर जाएगा। ब्लैडर इरिटेट होगा, तो आपके मरीज को यू से क्या होगी? अर्जेंसी की, अभी यूरिन पास कर दूं नहीं तो बीच में निकल जाएगा। नॉक्ट्यूरिया, रात को मरीज बार बार यूरिन पास करने के लिए उठेगा।
वीक स्ट्रीम, मरीज के पेशाब की धार तेज नहीं बनेगी। ड्रिबलिंग, मरीज यूरिन का फ्लो नहीं रोक पाएगा। फाइन, थोड़ा थोड़ा 2-4 बूंद यूरिन पास करने के बाद भी गिरता रहेगा। अच्छा, अब देखो मेरे साथ भाई, ऐसे करो, जब आप ऐसे करते हैं तो आपने देखा कि यहां पे दर्द हुआ क्या कि जब आपके मरीज की यूरेथ्रा हो गई नैरो, तब क्या हुआ कि ब्लैडर को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा यूरिन पास करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में मसल के फाइबर फटने लगते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल एक दो जगह से वीक होने लगती है और वहां से मिकोजा बाहर जाने लगेगी। क्या बन गए? डाइवर्टिकुलाई। डाइवर्टिकुलाई मतलब आउट पाउचिंग, ब्लैडर का कुछ हिस्सा बाहर निकलने को हुआ। अब आपके मरीज में क्या होगा? इसमें स्टोन बन जाएंगे, इसमें स्टोन बन जाएंगे, राइट। कैलकुलाई मतलब कॉम्प्लिकेशन हो गई। इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में एक स्पेशल क्लिनिकल फीचर आता है। मान लीजिए आपने मरीज ने यूरिन पास करना है, तो पहले तो जो यूरिन मेन यूरिनरी ब्लैडर में है वो खाली होगा, फिर उसके बाद जो यूरिन डाइवर्टिकुलम में है वो खाली होगा। इसको स्पेशल क्लिनिकल फीचर बुलाते हैं क्या? डबल मिक्चुरेशन। डबल मिक्चुरेशन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में ये ढूंढिएगा। डबल मिक्चुरेशन है मतलब डाइवर्टिकुले बने हुए हैं, मतलब सर्जरी करना बहुत जरूरी है। अब आप अपने मरीज में क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं? डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, उंगली से प्रोस्टेट को नापने की कोशिश करते हैं। आपको नजर आएगा कि प्रोस्टेट थोड़ा सा बड़ा हुआ है। नॉर्मल लोगों में प्रोस्टेट कितना होता है? अखरोट के जैसा, वॉलनट साइज, राइट। इसमें आपको अखरोट से थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा। अब ये चीजें तो भाई सब्जेक्टिव है, जब आप सर्जरी में आएंगे प्रोस्टेट नापना आप सीख जाएंगे। इट शुड बी डन ऑन एम्प्टी ब्लैडर, क्योंकि आप प्रोस्टेट को स्टिमुलेट कर रहे हैं मरीज का, फिर पेशाब का जोर लग जाएगा, हो सकता है बेचारे को वहीं यूरिन पास करना पड़ जाए, एम्बैरेसिंग हो जाएगा उसके लिए। फिर आपने क्या देखना है? यूरोग्राफी, यूरोफ्लोमेट्री। मरीज आपका यूरिन जब पास कर रहा है, अगर उसकी यूरेथ्रा खुली है, नॉर्मल है, तो 15 ml यूरिन पास करेगा हर सेकेंड। लेकिन अगर यूरेथ्रा आपके मरीज की नैरो है तो 10 ml से कम यूरिन पास करेगा हर सेकेंड। यह स्थिति क्या होगी? डायग्नोस्टिक होगी बीएचपी के, बिनाइन हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रोस्टेट। जब यूरेथ्रा नैरो है तब आपके मरीज के ब्लैडर को बहुत जोर लगाना पड़ेगा यूरिन पास करने के लिए। तो मेरे में, आप में, नॉर्मल लोगों में ये प्रेशर कितना होता है? लेस देन 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। जबकि बीएचपी में, क्योंकि यूरेथ्रा नैरो है, तो ये प्रेशर कितना होगा? मोर देन 80 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। बहुत जोर लगाना पड़ेगा। फिर इन्वेस्टिगेशन में और क्या देखते हैं? पीएसए लेवल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक एंजाइम है, सेरेन प्रोटीएस ऑफ ह्यूमन कैलिकेरिन टाइप एंजाइम है एक। सीमन को लिक्विफाई करने का भी काम करता है। नॉर्मल वैल्यूज इसकी कितनी है? 0 to 4 नैनोग्राम पर ml। बिनाइन हाइपरप्लेजिया में ये बढ़ी हुई होती है, 4 to 8 नैनोग्राम पर ml। अगर आपके मरीज में प्रोस्टेटाइटिस है, पीएसए के लेवल बड़े हैं, आपने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया है, तो पीएसए के लेवल बढ़ेंगे, पीएसए के लेवल बढ़ेंगे। अगर आपके मरीज को बीएचपी है तो नॉर्मल बंदे में, जिसको कुछ नहीं है, 20-22 साल का आदमी है, आपने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कर दिया, पीएसए के लेवल भले ना बढ़े। लेकिन अगर आपके मरीज को बीएचपी है, अगर आपके मरीज को प्रोस्टेटाइटिस है और आपने डीआरई कर दिया, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कर दिया, उसके बाद सैंपल लिया, पीएसए की वैल्यूज बढ़ी हुई आएंगी। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी, क्योंकि प्रोस्टेट स्टिमुलेट हो गया, छिड़ गया, तो पीएसए की वैल्यूज बढ़ जाएंगी। ट्रीटमेंट 2 चीजें, अल्फा 1A ब्लॉकर जैसे टेम्सुलोसिन, एल्फुजोसिन, ये क्या करते हैं? मसल्स पे काम करते हैं और प्रोस्टेट का रास्ता, यूरेथ्रा का रास्ता खुला रखते हैं।
मीडियन लोब को ये पैरालाइज कर देते हैं ताकि यूरेथ्रा खुली रहे। 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर, याद कीजिए टेस्टोस्टेरोन से क्या बन रहा था, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। हम नहीं चाहते डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर रहा था डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, उसको रोक देंगे। वो कौन सा एंजाइम है, 5 अल्फा रिडक्टेस। कैसे रोकेंगे, डूटास्टेराइड से, फिनेस्टेराइड से। अब क्या हो गया, हमारे मरीज में डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई, तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा प्रोस्टेट का, सिकुड़ जाएगा प्रोस्टेट, और पीएसए के लेवल्स भी कम हो जाएंगे। भाई सर्जरी कब करनी है? मोस्ट कॉमन इंडिकेशन तो है कि दवाइयों से मरीज को फर्क नहीं पड़ रहा, नो इंप्रूवमेंट इन प्रोस्टेटिज्म, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्ट्यूरिया, ड्रिबलिंग, सब कुछ है मरीज को, आपने जो भी दवाइयां दी उससे फर्क नहीं पड़ रहा। रेकरेंट, बार बार, क्योंकि पेशाब खड़ा है, आपके मरीज का यूरिन पास नहीं हो पा रहा। अब ये जो यूरिन है प्रोस्टेट की साइडों पे पड़ा है, ये उड़ के थोड़ी ना चला जाएगा यूरेथ्रा में, राइट? तो अगर आपके मरीज में बार बार यूटीआई हो रहा, तब भी सर्जरी करेंगे। देन सपोज आपके पेशेंट में पोस्ट वॉइडल, मतलब यूरिन पास करने के बाद भी 200 ml यूरिन बचा हुआ है, उस सिचुएशन में भी आप सर्जरी कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन क्या है, अगर आपके मरीज में डाइवर्टिकुले बन गए हैं, स्टोन्स बन गए हैं, या खून आने लग पड़ा यूरिन में, तब तो सर्जरी करनी ही करनी है। भाई जी सर्जरी क्या करनी है, ये इंस्ट्रूमेंट आपने लिया, रिसेक्टोस्कोप, यूरेथ्रा के अंदर डाला, बड़ा हुआ प्रोस्टेट आपने छील छील के, काट काट के निकाल देना। अच्छा, जब आप प्रोस्टेट को छीलेंगे, काटेंगे, ब्लीडिंग होगी, तब आपने क्या करना है, इधर से इरिगेशन वाला सॉल्यूशन डालना है, ताकि आपको कैमरा से क्लियर साफ दिखता रहे। जरा सी ब्लीडिंग हुई, आपने सॉल्यूशन छोड़ा, वॉश कर दिया। अब उस सॉल्यूशन को आप बाहर कैसे निकालेंगे, दूसरी तरफ एक टोंटी लगी होगी, वहां से आप बाहर निकाल लेंगे। इरिगेशन सॉल्यूशन बहुत जरूरी है, वरना कुछ दिखेगा ही नहीं, जैसे काटोगे फट ब्लीडिंग। देखो इधर पहली इमेज में रिसेप्टोस्कोप अंदर गया, आपने क्या छोड़ा, रिसेप्टोस्कोप में आपने छोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी करंट। जैसे करंट छोड़ोगे, ये टिश्यू करंट से कटता हुआ चला जाएगा, ब्लीडिंग होगी, और उस ब्लीडिंग को वॉश कर देंगे इरिगेशन सॉल्यूशन के साथ, राइट? अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ये कहां तक काटना है। यहां पे आपको एक पॉइंट नजर आएगा, उस पॉइंट का नाम क्या है, वेरूमोंटैनम। वेरूमोंटैनम के बियॉन्ड अगर आपने काटना है प्रोस्टेट टिश्यू, यहां तक काट लो, यहां तक काट लो बस। इसके बियॉन्ड आप नहीं काटेंगे, मान लीजिए आप काटते काटते नीचे तक आ गए, यहां क्या पड़े हैं, स्फिंक्टर्स, यहां से लेके यहां तक काट लो बस। यहां आपका ब्लेड रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसके बियॉन्ड भी प्रोस्टेट को काटने की कोशिश की तो हो सकता है भाई जी आप स्फिंक्टर्स काट दो, वो नहीं करना है, राइट? नाउ तो डिस्टल लिमिट ऑफ रिसेक्शन क्या हुई, वेरूमोंटैनम, राइट? जो कोई ब्लीडिंग हो रही है, आप उसको कैसे वॉश कर रहे हैं, इरिगेशन फ्लूइड से। मोस्ट कॉमनली आप कौन सा यूज करते हैं, ग्लाइसिन। भाई जी आपने सपोज यूज कर लिया नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन क्या होता है, NaCl, तो जो करंट आपने दिया था वो फैल जाएगा इधर उधर, नॉर्मल सेलाइन को तोड़ने में काम आएगा, वो जो काटने के लिए भेजा था वो तो काम करेगा नहीं, नॉर्मल सेलाइन को सोडियम और क्लोराइड में कन्वर्ट करता रहेगा। अगर आपने डिस्टिल वाटर दिया तो कटी हुई वेन्स के थ्रू डिस्टिल वाटर अब्सॉर्ब हो जाएगा, राइट? आपके मरीज की बॉडी में इतना पानी पहुंच जाएगा कि उसको हाइपोनेट्रीमिया होने लगेगा। इसलिए आपने क्या यूज करना है, ग्लाइसिन। ये अब्सॉर्ब नहीं होता, हाँ अगर सर्जरी लंबी चल गई तब तो ये भी अब्सॉर्ब होने लगेगा। अब उसमें होगा क्या,
जैसे आप घर पे भुजिया रखा हो तो उसमें मूंगफली उठा के खा लेते हैं, बाकी भुजिया छोड़ देते हैं। वैसे ही क्या होगा कि बॉडी करेगी, ग्लाइसिन को उठा लेगी। अब ग्लाइसिन को उठा के बॉडी तोड़ने लगेगी। ग्लाइसिन के तोड़ने पर जो मेटाबोलाइट बनते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। किससे? आइस को। आपके मरीज को धुंधलापन आंखों में आने लगेगा। इसका मतलब ग्लाइसिन बॉडी ने बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब कर लिया, टॉक्सिसिटी हो गई। अच्छा, जब ग्लाइसिन अब्सॉर्ब कर लिया तो बचा क्या? सिर्फ वाटर। वाटर भी अब्सॉर्ब हो जाएगा बॉडी में। इसको क्या बोलते हैं? वाटर इंटॉक्सिकेशन। ये क्या कर देगा? हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि बहुत वाटर आ गया, जितना बॉडी में सोडियम है वो डाइल्यूट हो गया। लो जी, आपके मरीज को क्या होने लगेगा? डिजीनेस, कंफ्यूजन और ब्रेडिकार्डिया। हार्ट रेट कम हो जाएगा। इस सिचुएशन में ड्रग ऑफ चॉइस आपके पास क्या रहेगी? फ्रूसेमाइड। और आप अपने मरीज को और ज्यादा आईवी फ्लूइड नहीं देंगे। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया है तो आपको अपने मरीज को एक्स्ट्रा सोडियम देना पड़ेगा। वो आप कैसे देंगे? 3% सेलाइन। याद रखिए, हाइपोनेट्रीमिया अगर एक बार हो गया तो बहुत जल्दी उसको करेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आपने बहुत जल्दी करेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? पोंटाइन डी माइलिनेशन। पोंटाइन डी माइलिनेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप अपने मरीज में बाइपोलर कॉटरी यूज कर रहे हैं, देखो ब्लीडिंग होगी तो रोकनी तो पड़ेगी। बाइपोलर कॉटरी में हम क्या करते हैं? ये मशीन करंट ऐसे छोड़ेगी, जो आर्टरी ब्लीड कर रही है उसको रोकेगी और करंट फिर वापस ऐसे चला जाएगा मशीन में। लो जी, मोनोपोलर कॉटरी में क्या होगा? करंट ऐसे गया, जो आर्टरी ब्लीड कर रही थी उसको रोका और उसके बाद करंट पूरी बॉडी में से तैर के एक पॉइंट पे बाहर निकल जाएगा। वो कहां निकलेगा? यहां पे आपने मरीज के बॉडी के नीचे एक प्लेट छोड़ी होगी, वहां से करंट निकलेगा। मतलब मरीज की पूरी बॉडी में करंट घूम के बाहर निकलेगा। तो अगर आप बाइपोलर कॉटरी यूज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बेटर है। देखो, करंट यहां से एंटर किया बॉडी में, आर्टरी को जलाया और साथ के साथ ही, जलाने के साथ ही वहीं उसी पॉइंट से, उसी तार से करंट बाहर निकल गया। देखिए जरा एक और चीज देखिए, ऐसे बाइपोलर टर्प अगर हम यूज करते हैं तो हम नॉर्मल सेलाइन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि करंट पूरी बॉडी में फैलेगा नहीं, पूरी बॉडी में फैलेगा नहीं। देखिए ऐसे करंट ऐसे इधर से एंटर किया, जो भी आर्टरी ब्लीड कर रही थी उसको जलाया और फिर उसी मशीन के थ्रू बाहर निकल गया। पूरी बॉडी में करंट फैला नहीं। तो अगर आप बाइपोलर कॉटरी यूज कर रहे हैं, जो कि थोड़ी सी महंगी होती है, तो उस सिचुएशन में आप नॉर्मल सेलाइन भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, सर्जरी की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कैसे। याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक पॉइंट होता है जिसका नाम है वेरुमोंटेनम। वेरुमोंटेनम, इस पॉइंट पे दोनों तरफ की वास्ट डिफरेंस स्पर्म को लेके आती है, सीमन को लेके आती है। अब स्पर्म यहां पहुंच गया, उसके पास एक तो चॉइस है कि पीछे की ओर जाए, यूरिनरी ब्लैडर की ओर जहां खुला मैदान है, और दूसरी चॉइस है कि वो आगे की ओर जाए, यूरेथ्रा में। नैरो यूरेथ्रा, पतली सी, लंबी सी, अंधेरी सी, तो वो क्या करेगा? पीछे की ओर जाना प्रेफर करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के नेक पे मसल्स होते हैं जो इजैकुलेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं कि सीमन कहीं यूरिनरी ब्लैडर में एंटर ना कर जाए। लेकिन जब हम प्रोस्टेट की सर्जरी करते हैं, ये मसल डैमेज हो जाते हैं।
तो सीमन अब बड़े आराम से यूरिनरी ब्लैडर में एंटर कर सकता है। इसको हम क्या बुलाते हैं? रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, यानी कि ड्राई इजैकुलेट। पेशेंट का ऑर्गेज्म हो जाएगा बट सीमन बाहर नहीं निकलेगा, ड्राई इजैकुलेट। मोस्ट कॉमन इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या है? ब्लीडिंग। ये दो आर्टरी से होती है, आर्टरी ऑफ फ्लॉश या आर्टरी ऑफ बेडेनॉक। दोनों किसकी ब्रांच है? इंफीरियर वेसिकल आर्टरी की। मोस्ट कॉमन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या है? ब्लैडर नेक पे स्ट्रक्चर, नैरोइंग हो जाएगी। अच्छा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में कई बार ऐसे आता है कि आपका मरीज लंबे समय से एंटीकोगुलेंट ले रहा है, अब उसकी सर्जरी करनी है आपको, तो कई बार क्या होता है, डरते हैं लोग कि यार कहीं ब्लीडिंग ना होने लग जाए। उस सिचुएशन में हमें क्या यूज करना है? स्पेशली अगर आपके मरीज में ब्लीडिंग का रिस्क है, एंटीकोगुलेंट यूज कर रहा है, आप क्या यूज करेंगे? KTPA लेजर। के माने पोटाशियम, टी टाइटेनाइल फास्फेट लेजर। ये क्या कर देता है? प्रोस्टेट टिश्यू को एकदम जला देता है, वेपर में कन्वर्ट कर देता है। फाइन। फिर और क्या है हमारे पास? होलेप, होलोमियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। अलग किस्म का लेजर है, इससे हम प्रोस्टेट को एकदम स्मूथ कट दे सकते हैं। आपका मरीज बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन नहीं चाहिए। हम बोलते हैं कोई बात नहीं, थ्रू द यूरेथ्रा हम कट लगाएंगे, ट्रांस यूरेथ्रल इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट। देखो ये यूरेथ्रा, आपने एक कट लगाया 5 o'clock पे, एक लगाया 7 o'clock पे, और इसके बाद यूरेथ्रा देखो इतनी लंबी चौड़ी हो गई। इससे आपके मरीज को रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन नहीं होगा। अब कुछ स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर अगर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन नहीं हो रहा तो क्या ये सर्जरी बढ़िया नहीं, इससे आपके मरीज को साइड इफेक्ट नहीं आ रहे, बट इफेक्ट भी नहीं आता है, इतना यूरेथ्रा अच्छे से खुलती नहीं है, राइट? तो ये बहुत बढ़िया सर्जरी नहीं है। अब नया तरीका क्या है? प्रोस्टेट की आर्टरी की 1-2 ब्रांचेस को हम ब्लॉक कर देते हैं, उससे क्या होगा? प्रोस्टेट की ग्रोथ रुक जाएगी। फाइन। रेजम, ये ब्रांड्स हैं, बेसिकली ब्रांडेड सर्जरीज। वाटर वेपर प्रोस्टेट ट्रीटमेंट, प्रोस्टेट को जलाना है, खत्म करना है बस किसी तरह से। और एक नई अप्रोच है यूरोलिफ्ट। ये अलग अलग तरह की सर्जरीज हैं। हो सकता है लंबा टॉपिक था, हो सकता है कुछ टॉपिक आपको नहीं समझने में आया हो, तो मुझे कमेंट्स में क्वेरी जरूर भेजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।